नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की होने लगी छुट्टी, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं। जो इस वक्त देश की सरकार जिन हालातों में है, अब जंग सड़कों पर आ गया है। जैसा कि मोदी की होने लगी छुट्टी, 10 नेताओं ने दिया बीजेपी से इस्तीफा। इंडिया को छोड़िए, बीजेपी में बगावत, बड़ी महत्वपूर्ण, जो आप दर्शकों को चौंकाने वाली खबर होगी, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तूफान मचा हुआ है और यह तूफान क्या करवट लेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, यह तो तय है, इससे इनकार नहीं कर सकते। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि शंकराचार्य का मुद्दा, योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच में जो टकराव है, वह जिस रूप में देश के सामने आया है, वह ना तो योगी के लिए और ना मोदी के लिए, दोनों के लिए ही शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना विद्रोह हो गया है, दो फार हो गया है, और यूजीसी को लेकर के भी दो टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिसे अंधभक्त कहा जा रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी को भी टोल कर देते थे, आज वही अंधभक्ति टूट गई है और सड़क पर आकर के खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है और बड़े बड़े लोग इस्तीफा दे ही रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के बीच भी तनातनी हो गया है, ठाकुर और ब्राह्मण के बीच। जिस तरह बरेली के अंदर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया कल, तो आज लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया ठाकुर समाज से। ठाकुर समाज से अधिकारी ने इसलिए इस्तीफा दिया शंकराचार्य के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, और कल अग्निहोत्री ने जो इस्तीफा दिया, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जो इस्तीफा दिया, वह शंकराचार्य के पक्ष में दिया। यानी कि अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी टकराव और जनता के अंदर भी टकराव। इस बीच करणी सेना भी शंकराचार्य के पक्ष में आ गई और योगी मोदी सरकार के खिलाफ हो गई। आप दर्शक ध्यान दीजिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी करणी सेना, जो यह भाजपा की ही सेना है, जो हिंदुत्व को लेकर के चलती है, गुजरात से लेकर के राजस्थान तक और उत्तर प्रदेश के अंदर जो धरने प्रदर्शन हुए थे ठाकुर समाज का, उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी आकर के 33 सीटों पर सिमट गई और राजस्थान के अंदर 25 पर 14 पर आकर के टिक गई। तो यह प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत की सत्ता गंवा बैठी दिल्ली के अंदर। तो यह तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिंदुत्व और ठाकुरवाद को लेकर के लड़ाई चल रही है। अभी एसआईआर को लेकर के जो नाम कटे लोगों के, करोड़ों नाम, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों के नाम कटे और 1,22,00,000 लोगों को नोटिस दिया गया, यानी कि 4 करोड़ तकरीबन वोट कट गए और मतदाता उत्सव चुनाव आयोग मना रहा है। बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन कहते हैं कि जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी बेइज्जती कोई क्या करेगा। तो यह परिस्थितियां बनी। अब सवाल यह है, जैसा मैंने कहा कि मोदी की होने लगी छुट्टी, अगर भाजपा के अंदर ही इस्तीफे का दौर आ गया है
और लगातार इस्तीफों पे इस्तीफे हो रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी से भी इस्तीफे हो रहे हैं, तो यह देश जा किस तरफ रहा है? और केंद्रीय नेतृत्व का क्यों नहीं कोई बयान आ रहा है? यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व ही इस पूरे माहौल में जो कहते हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहा है? कुछ भी कर सकती है यह सरकार। इस सरकार के ऊपर भरोसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि यह भरोसे के लायक सरकार रही ही नहीं। क्योंकि 14 से लेकर के और 26 तक 12 सालों में जो कार्य इस सरकार ने किए हैं, एक भी काम ऐसा नहीं इस सरकार के रहे हैं जिस पर भरोसा जताया जा सके और उम्मीद की जा सके कि चलो अगली बार ठीक कर देगी ना। बल्कि कंगाल बनाने में इस देश को कोई कसर इस सरकार ने नहीं छोड़ी है। अब ऐसे में पीएम मोदी को हिला दिया है 10 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस्तीफे ने और सरकार संकट में पड़ गई है। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस सरकार के खिलाफ जिस तरह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मुझे याद आ रहा है कि परिवहन मंत्री और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही के दिनों में बयान दिया था। मैंने अपने कार्यक्रम में आप दर्शकों से उसकी चर्चा भी की थी कि नितिन गडकरी का बयान था कि इस्तीफा दे करके और मार्गदर्शक मंडल में चले जाए, अपनी इज्जत बचा ले। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाए जाने की बात, यानी कि अब जो सीनियर्स नेता हैं, राजनाथ सिंह जैसे लोग हैं, तो ऐसे लोग अपने सम्मान को बचाने के लिए मोदी सरकार से विड्रा अपने आप को जितना जल्द कर ले उतना ही बेहतर होगा, उनके कहने का मतलब था। अब उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो माहौल बना सीनियर्स नेताओं में, वह एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन वह ठीक है, वह नेता जाएंगे, दूसरे नेता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन जो जिन नेताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है या जो नेता आ रहे हैं इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वह सब तो सब आरएसएस के संगी है। तो आरएसएस ने तो 52 सालों तक हमारे देश का झंडा नहीं फहराया। जब हमारा देश 1947 में आजाद होने के बाद 52 ईयर्स, 52 सालों तक, आजादी के 52 सालों तक बाद भी झंडा नहीं फहराया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आरएसएस मुख्यालय में जाने से इंकार कर दिया, इंकार करने के बाद जब वजह पूछी गई और अटल बिहारी वाजपेयी ने यह अपने बयान में कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, संघ और बीजेपी के नहीं, और हम नहीं आ सकते क्योंकि आप हमारे देश का झंडा नहीं फहराते और मैं तिरंगे के सम्मान और तिरंगे की रक्षा के लिए काम करता हूं। तब आरएसएस को 52 सालों बाद झंडा फहराना पड़ा, तिरंगा, अपने कार्यालय में। तो कैसे मान ले कि आरएसएस उसका सम्मान करता है? मोदी उसी संघ से आए हुए हैं और संघ की नीतियों को लेकर के हमारे देश में चल रहे हैं। जिस हिंदुत्व का पाखंड भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया और एक भ्रम लोगों के अंदर डाला, हिंदू मुस्लिम का भ्रम डाल दिया, जात पात का भेदभाव, इसका भ्रम डाल दिया पूरे देश के अंदर, युवाओं के अंदर, और युवाओं को शिक्षा नहीं बल्कि धर्म का पाठ पढ़ाया इस सरकार ने। आज वही धर्म सड़क पर है, हिंदुत्व। जो मंदिर के को ढूंढ रहे थे मस्जिदों के नीचे जाकर के कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, और यह ढोंगी लोग जिस तरह से वहां कंपन दिखा रहे थे, आज वही वाराणसी में 200 साल पुराने मंदिरों को खोदकर तोड़ रहे हैं। क्यों? किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए, गुजराती के लिए। और हर प्रोजेक्ट में गुजरात कनेक्शन निकलता है। तो बाकी इस देश के लोग क्या हर कीर्तन करने के लिए बैठे हैं? बाकी लोगों को नहीं चाहिए क्या काम धाम? बाकी लोगों की नहीं। वाराणसी चूंकि गुजरात के नहीं है, तो वाराणसी में जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जमीनें ली जा रही हैं लेकिन मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं, और जिन मंदिरों से उनकी रोजी रोटी चलती थी उसी मंदिरों को उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा है, जो हमारे देश का एक चिन्ह था, प्राचीन मंदिर थे
जिसकी मान्यता थी, जिसके अंदर लोग श्रद्धा से जाते थे और आसानी से जाकर के दर्शन करके आते थे, आप उन्हें तोड़ रहे हैं अपने स्वार्थ और अपने उद्योगपतियों के लिए। तो आज वाराणसी हो या अयोध्या हो या प्रयागराज हो या बाकी की जगहों पे सब कोई तो सड़क पर आ गया। अब सरकार जवाब दे कि हिंदुत्व क्या है। और जिस हिंदुत्व के चार शंकराचार्य सनातन को लेकर के चलते हैं, चारों दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में चार शंकराचार्य, वह सरकार के नियम उनके लिए लागू नहीं होते। हिंदुत्व को वह संस्कृति के तौर पर चार वेद जैसे है वैसे चार वेद को चार शंकराचार्य लेकर के चलते हैं। हिंदुत्व को शिक्षा वही देते हैं, उसकी महानता को समझते हैं। तो वह सिर्फ इसलिए शंकराचार्य नहीं माने जा रहे क्योंकि सरकार के पक्ष में नहीं है। वह राम मंदिर को लेकर के जो उद्घाटन हुआ सही समय पे नहीं हुआ, वहां पर भगवान नहीं राक्षस वास करेंगे उन्होंने कह दिया, और बिना पताका लहराए उद्घाटन नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री चल दिए क्या ना कि विष्णु का अवतार बन करके वहां वो करने के लिए। सब प्रधानमंत्री करेंगे तो बाकी लोग क्या हर कीर्तन करेंगे इस देश के। तो यह ढोंग जो फैलाया जा रहा है और हिंदुत्व का जो पाठ पढ़ाया जा रहा था, वह सारा हिंदुत्व आकर देश के सामने आ गया। कहते हैं ना कि आप सैलून में गए बाल कटवाने के लिए और नाई से पूछे कि कितने बाल हैं सर पर, वो बोल दिया कि काट रहा हूं सर, गिन लीजिए। तो अब वह सड़क पर आ गए हैं। अब गिने मोदी और शाह गिनती कर ले और आरएसएस के मोहन भागवत गिनती करें कि कितने हैं। तो जो अंधभक्ति थी वह अंधभक्ति अब कहीं ना कहीं टूट रही है और सच्चाई देश के सामने आ गई। अब ऐसे में चार अहम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे जिससे सारी परिस्थितियां देश के साथ आप दर्शकों के सामने और देश के सामने मैं रखूंगा। पहला कि 10 बीजेपी नेताओं ने लखनऊ में इस्तीफा दे दिया मोदी सरकार के खिलाफ, और सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा जो हुआ वह शंकराचार्य के पक्ष में इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और यूजीसी को लेकर के इस्तीफा दिया। अब योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच का टकराव जिस मोड़ पर आकर के खड़ा हुआ है वह धर्म पर आधारित है, और धर्म को लेकर के और सम्मान, मान सम्मान और धर्म को लेकर के है। अब शंकराचार्य राजनीतिक नहीं हो सकते और ना ही वह राजनीतिक है। बस उन्हें उनके भक्तों को और उनके शिष्यों को जिस तरह से चोटी पकड़ करके और घसीटा पुलिस ने और उनको नहाने से रोक दिया। अब शंकराचार्य पालकी में जाते हैं, उनके पालकी को रोकने की कोशिश की गई और नोटिस चिपका दिया गया कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते। तो इस सरकार को सरकार किसने बनाया? कौन है? भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है क्या? ठेकेदारी इसको हिंदुओं ने दिया है कि तू मेरा ठेकेदार है, दलाल है, क्या है? ऐसी क्यों ऐसी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्या हिंदुओं ने ठेकेदारी दी है? इसे लिख करके दिया है कि तुम ठेकेदार हो। अब नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि मैं ऊपर से टपका हुआ हूं और डिग्री नहीं दिखाएंगे। इस देश का प्रधानमंत्री जो पूरे 144 करोड़ देशवासियों के लिए कानून बना रहा है और अलग अलग आदेश पारित कर रहा है, वह अपनी डिग्री नहीं दिखा रहा है। आरटीआई लगा करके भी डिग्री नहीं दिखाया जा रहा है, और इस देश का होम मिनिस्टर जो है वह फर्जी डिग्री दिखाता है। सरकार अपने ही नेता की फर्जी डिग्री दिखाती है, जो इस देश के नंबर 2 व्यक्ति है। राष्ट्रपति के बाद प्राइम मिनिस्टर का नाम नंबर आता है, और शंकराचार्य की डिग्री मांग रहे हैं। शर्म भी नहीं आई मांगते हुए इन नेताओं को? यह नेता बताएंगे अब कि कौन क्या है और नहीं है। वोट के वक्त तो यह जाकर के पैरों पर गिर जाते हैं, लेकिन वजह यह है कि हमारे देश के अंदर भारतवर्ष में धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
और सबकी अपनी अपने धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी संघीय है, या भारतीय जनता पार्टी पहले जो थी वह अलग नाम था, अब 1980 में भारतीय जनता पार्टी नाम हो गया, पहले जनसंघ था। तो जनसंघ इसीलिए तो बदनाम हुआ था हिंदू मुस्लिम करके, आजादी के वक्त भी जनसंघ ही था। तो यह तो अंग्रेजों के साथ थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का वह लेटर यह कहता है जो गृह मंत्रालय में रखा हुआ है, और मैंने भी अपने कार्यक्रम में कई बार आप दर्शकों को दिखाए हैं वह लेटर, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह लेटर जारी किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी मूवमेंट में आरएसएस का कोई हाथ नहीं रहा। यानी कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस अंग्रेजों के साथ था। अब ऐसे में आरएसएस से ही भारतीय जनता पार्टी उत्पन्न हुई है। जब 1980 में बदनाम हो गई, एक भी वोट नहीं मिल रहे थे, तो इसका नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी 1980 में रखा गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने, इन दो लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया। तब दो लोगों की पार्टी कही जाती थी, और ठाकुर ब्राह्मणों की पार्टी, व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी। तो शहर में इनके जनाधार बनने शुरू हुए, क्योंकि व्यापारी शहर में ज्यादा रहते थे। और धीरे 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 यह लोग जब समझ गए कि अब उस हिंदुत्व के नाम पर बदनाम फिर हो जाएंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने कार्यकाल में कम से कम हिंदुत्व की बात तो की, लेकिन इस तरह नफरत फैलाने वाला काम नहीं किया। लेकिन आरएसएस जो चुपके से काम करता है, जो इस देश का रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, वह अपना प्रचार प्रसार प्रचारकों द्वारा करता रहा। तो पहले यह लोग पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, सत्तू बांध करके चलते थे, और अब बीएमडब्ल्यू से चल रहे हैं, लाखों करोड़ों के मालिक बन गए हैं 10 साल के अंदर, मोदी सरकार आने के बाद। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर जगह आरएसएस के संगी ढुक गए हैं। न्यायपालिका के अंदर आरएसएस के संगी है, आपको इंसाफ ही नहीं मिलेगा, आप करेंगे क्या? तो उस न्यायपालिका का क्या मतलब? जिस एसआईआर के तहत तकरीबन 7 करोड़ से अधिक लोगों के नाम काट दिए गए, क्या वह 7 करोड़ इस देश के मतदाता नहीं है? क्या वह इस देश के नागरिक नहीं है? चुनाव आयोग यह साबित करेगा कि इस देश का नागरिक कौन है या नहीं है। क्या हमारे देश की सरकार ने, पहली सरकारों ने या आज की सरकारों ने इस देश के एक भी व्यक्ति को नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया है? आप लाइसेंस को मानेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस को मानेंगे नहीं, पैन कार्ड को मानते नहीं, आधार कार्ड को मानेंगे नहीं, आप राशन कार्ड को मानेंगे नहीं, आपने जो वोटर कार्ड बना करके दिया है उसे आप नहीं मानेंगे, तो आप मानेंगे क्या भाई? आप यह साबित करेंगे कि कौन नागरिक है, नहीं है। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के क्लोथों में, एक्ट में यह लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग का काम है कि आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी अगर 18 साल से अधिक की उसकी आयु है तो उसे वोटर लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। लेकिन यह तो काटती जा रही है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी के अंदर 15,54,000 वोटर हैं थे, उसमें नाम बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस चुनाव आयोग ने 3 करोड़ लोगों के नाम काट दिए। 1 करोड़ 22 लाख लोगों को नोटिस जारी कर दिए कि आप साबित कीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। कौन होता है चुनाव आयोग? और न्यायपालिका को दिखाई भी नहीं दे रहा है। और हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जाकर के कानून मंत्री के साथ बैडमिंटन खेलने, जो सरकार और न्यायपालिका के अंदर 36 का आंकड़ा रहता है, तो कैसे भरोसा करें कि सूर्यकांत जो है वह इंसाफ देंगे इस देश को? यानी कि सब कहीं ना कहीं बिके हैं। न्यायपालिका के जजों के घरों में नोटों के बंडल मिल रहे हैं। ईडी छापा मार रही है तो विपक्ष की यहां मार रही है। ईडी का स्ट्राइक रेट जो है 100% में 0.5% है।
95% लोग, विपक्ष के लोगों पर एक पर भी आप आरोप साबित नहीं कर पाते हैं। और कोई बात कहे तो आप कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। भारत क्या किसी की जागीर है क्या? तो जनता को जिस तरह से इन लोगों ने गुमराह किया है और जिस तरह से अंधभक्ति फैलाई है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों को जब समझ आ गई है और जिनके वजह से इन्हें वोट मिल रहा था, तो वह अब इस्तीफा देकर के इसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अब सर ब्यूरोक्रेसी इस्तीफा देने लगा है और इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब मोर्चा खोल दिया है तो सरकार हिल गई है। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि अरे 56 इंच का सीना है, डंका बज रहा है। मोहन भागवत कहते थे मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है। मोदी तो बिल में ढुक गया है। रसिया से क्यों ऑयल लेना बंद किया? अमेरिका के सामने क्यों झुका? पाकिस्तान से सीज फायर क्यों किया? क्या पहलगाम के लोगों का इंसाफ मिल गया? क्या पुलवामा के 43 जवानों की शहीदगी पर इसने इंसाफ दिलाया? जिस काला धन को ला करके 15 लाख रुपए खाते में आएंगे की बात हमारे देश की मोदी सरकार ने की थी, 4 गुना काला धन बढ़ गया स्विस बैंक के अंदर। उद्योगपति हमारे देश से पैसा लेकर के भाग गए। गौतम अडानी को लेकर के यह देश बेचते जा रहे हैं, अमेरिका के सामने झुकते जा रहे हैं, सरेंडर करते जा रहे हैं। और सवाल पूछो तो कहेंगे तुम तो देशद्रोही हो भाई। तो मोदी जी बताए वो क्या है, सरकार के लोग बताए वो क्या है। अब इस बात को जनता पूछने लगी है और इन्हीं के लोग भी पूछने लगे हैं, जिसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब एक कहते हैं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, अब इनको गांव में प्रधान भी इनका चाहिए, लेकिन 12 साल के कार्यकाल को नहीं बताएंगे। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। जिस हालात में देश पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, उस वक्त पंडित नेहरू अगर मंदिर और पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे होते, तो आज इस वक्त 2026 में देश के लोग कूड़े के ढेर में रोटी ढूंढ रहे होते। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नेहरू और गांधी को गाली देते हैं लोग, लेकिन अपनी नाकामियां छिपाते हैं। शेयर मार्केट जिस तरह से गिर रहा है, आईटी सेक्टर जिस तरह से बैठ रहा है, अमेरिका ने H1B वीजा को 90 लाख रुपया जिस तरह से कर दिया, आईटी सेक्टर में काम कर रहे उन मध्यम वर्ग के लोगों के रोजगार जा रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में मैंने अपने कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था, टाटा कंपनी ने 30,000 लोगों को निकाल दिया और कह रही कि आगे भी हम निकालेंगे। शेयर मार्केट धड़ाम हो रहा है, रुपया 92 के पास पहुंच गया। सोने और चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं। चांदी 3,20,000 रुपया चला गया, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब पूछा जाता है तो कहते हैं ना, रुपया तो कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया है। लेकिन उन्हीं के पति परकला प्रभाकर जो हैदराबाद में रहते हैं, इस देश के माने जाने अर्थशास्त्री हैं, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के वह सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ऐसे में उन कहते हैं कि सरकार झूठे आंकड़े देती है, IMF हमारे देश को C ग्रेड में डाल देता है और रुपया कमजोर होता है, तो सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जवाब ही नहीं देती है। तो चूंकि एक अच्छी बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी लोगों को सता रही थी, उस ब्यूरोक्रेसी को भी अब समझ आया कि हिंदू मुस्लिम ठाकुर ब्राह्मण में बांट करके यह सरकार गुमराह कर रही है और लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रही है, अपने पाखंड को फैला रही है। तो अब वह इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वह युवा नेता जो इस सरकार के नाकामियों को समझ गए, इनके पाखंड को समझ करके अब इस्तीफा देकर के इन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो इनकी सांसें अब फूलने लगी है। हालांकि शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच इस आंदोलन या इस माहौल को तूल देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया। इस बात की चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को निपटने के लिए, लेकिन अब योगी तो निपटेंगे ही, मोदी भी निपट जाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व का पाखंड तो खुल गया है। अब बैठ करके हर कीर्तन करते रहेंगे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि दूसरे नंबर पर हम आए कि झारखंड में बीजेपी के लिए नई चुनौती हो गया। नगर निगम चुनाव का ऐलान हो गया झारखंड में। अब अग्नि परीक्षा होगी मोदी सरकार के लिए झारखंड में।
अग्नि परीक्षा इसलिए भी होगी कि एसआईआर के तहत बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए और 55 लाख डुप्लीकेट वोटर पैदा कर दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के इस जीत पर एक काला धब्बा लगा दिया प्यारेलाल गर्ग के 27 पन्नों की रिपोर्ट ने। प्यारेलाल गर्ग ने अपने 27 पन्नों की रिपोर्ट में यह कहा कि 102 विधानसभा की सीटें चोरी की गई है। साफ शब्दों में बता रहा हूं, प्यारेलाल गर्ग के यह बयान है कि चोरी की गई है, यानी कि चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेसी की मदद से, यानी कि विपक्ष को वोट पड़ रहे हैं लेकिन उन्हें वोट मिल नहीं रहा है क्योंकि बीच में चुनाव आयोग सांड बन करके खड़ा है और वह पूरी तरह से बिक चुका है, जवाब नहीं देता है। बीएलओ हड़ताल करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। बीएलओ इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आता है। बीएलओ अपनी जान गंवा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। चुनाव हो गया, वोटर कार्ड नहीं मिले किसी को, इसका जवाब नहीं आता है। और महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव या बीएमसी के अंदर लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वोट डाल रहा है व्यक्ति, उसमें नाम है, अभी भी नाम है, लेकिन बीएमसी मतदाता सूची में नाम नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब नहीं देता है। यानी कि जेन्युइन वोटर का नाम काट करके फर्जी वोटरों से वोट कराया जा रहा है और इसमें चुनाव आयोग शामिल है। राहुल गांधी ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सरकार और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई, उसको लेकर के अगर इंसानियत होती तो शर्म आ जाती और सुधर जाता। लेकिन कर्नाटक एसआईटी की टीम ने चुनाव आयोग के धांधलियों को जो पकड़ा और सबूत में भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ा गया और 4.5 लाख रुपए खाते के स्टेटमेंट के तहत के जिस साइबर कैफे वाले ने वोट काटा था उसके खाते में पैसा गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के सांप सूंघ गए, आवाज ही नहीं निकली। तो ऐसे में अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है, इंडिया गठबंधन की सत्ता है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन सीएम है और कल्पना सोरेन एक उभरती हुई नेता। अब विधानसभा चुनाव कल्पना सोरेन के नाम पर इंडिया गठबंधन जीत गया, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए। अब इस निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सांस फूल रही है कि अगर निकाय चुनाव में भी बाजी हाथ से निकली तो फिर आगे चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और झारखंड में घुसपैठिया ढूंढ रहे थे, अब मोदी जी जाएंगे तो घुसपैठिया पूछेंगे कि भैया आपने तो हमको घुसपैठिया कहा था, तो वोट क्यों मांग रहे हो। तो झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ललकार रही है और यूं ही नहीं ललकार रही है, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ झारखंड की जनता खड़ी है। और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन जो आदिवासी समाज के लिए लड़ाई लड़े थे, आंदोलन किया था और बिहार से झारखंड को अलग कराया था, जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था, सिर्फ इसलिए भारत रत्न नहीं मिला क्योंकि हेमंत सोरेन एनडीए में नहीं आए, कांग्रेस का साथ नहीं छोड़े, तो उन्हें भारत रत्न नहीं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यहां भी भेदभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वह लिस्ट जो भारत रत्न पद्म भूषण जो लिस्टें हैं उसे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस राज्य में चुनाव है। जिस राज्य में भी चुनाव है वहां थोक के भाव बांटे जा रहे हैं, कोई उसका महत्व ही नहीं रह गया कि पद्म भूषण का कोई महत्व भी है या नहीं है। जैसे फर्जी डिग्री बांटी जाती है वैसे फर्जी वो भी बांटे जा रहे हैं, उसके महत्व को ही खत्म कर दिया। अब ऐसे में सरकार झारखंड के अंदर तो आया राम गया राम वाली स्थिति में लग रही है, वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं, आप दर्शक बड़ी ध्यान से समझिएगा। एनडीए गठबंधन, बड़ी ध्यान से समझिए, एनडीए गठबंधन मुश्किल में, मोदी के गलत नीतियों की वजह से नीतीश नायडू मुश्किल में। अब सिर्फ नीतीश नायडू ही नहीं, एनडीए गठबंधन के हर घटक दल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गलत नीतियों के कारण मुश्किल में आ गए हैं। उनके वोट बैंक जो है वह नाराज होते जा रहे हैं। मैं आंध्र प्रदेश से शुरू करना चाहूंगा।
चंद्रबाबू नायडू से। चंद्रबाबू नायडू आने वाले वक्त में क्या फैसला लेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी सरकार को 1 फरवरी का जो अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू ने दिया है कि अगर आपने वादे पूरे नहीं किए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, हमारे पास इंडिया गठबंधन का ऑफर है। क्या मोदी सरकार वह पूरा कर देगी, या जो शंकराचार्य और यूजीसी को लेकर के जो माहौल देश में बन गया है और पूरे देश के अंदर जो एक विद्रोह सी परिस्थिति खड़ी हो गई है, चंद्रबाबू नायडू को उसका सामना करना बड़ी मुश्किल होगा। क्योंकि एसआईआर का भी विरोध चंद्रबाबू नायडू ने किया था, क्योंकि एसआईआर की कीमत चंद्रबाबू नायडू को भी आंध्र प्रदेश में चुकानी पड़ती। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह चंद्रबाबू नायडू को छोड़ करके जगन मोहन रेड्डी से नजदीकियां बनाना शुरू कर दिए, जो विपक्ष में है। क्योंकि 19 से 24 तक जगन मोहन रेड्डी के साथ गठबंधन था भाजपा का, और 24 से चंद्रबाबू नायडू से कर लिया। अब 29 में चंद्रबाबू नायडू से नहीं करना है तो जगन मोहन रेड्डी की तरफ जा रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बढ़ रही है कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं और आप विपक्ष से हाथ मिला रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही है, आईटी सेक्टर का जो हाल इस वक्त हो रहा है और जिस तरह से रोजगार जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू आईटी हब बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वह उनके लिए मुसीबत हो जा रहा है। कंप्लीट होने के पहले ही वह धराशाह हो जा रहा है, नौकरी ही नहीं रहेगी तो हब बना करके क्या करेंगे। ऐसे में मोदी सरकार को एक नई चुनौती आंध्र प्रदेश से मिलने वाली है, जो पहले भी मिल रही थी। लेकिन अब हिंदुत्व का जो चोला इनका उतर गया है और इनके वजह से शंकराचार्य के जो अपमान हो रहे हैं, अब आंध्रा में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के वहां पर भी हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत हैं, और वहां जो जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं, बल्कि प्लेन जगहों में उतनी नहीं होती, वहां पाखंड नहीं होता, तो इसका प्रभाव उधर भी पड़ रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल हो रही है। आने वाले वक्त में उनके पार्टी धराशाह हो जाती, खत्म हो सकती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के अंदर, मैंने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को बताया और रात 9 बजे के ब्रेकिंग में भी आप दर्शकों को बताऊंगा, नीतीश कुमार मिशन 122 कंप्लीट कर चुके हैं, बल्कि 122 से 130 पर पहुंच गए हैं। 122 बहुमत का आंकड़ा है बिहार के अंदर। वह भाजपा का दामन छोड़ करके और वह एक कंफर्टेबल सरकार देना चाहते हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक कैरियर का यह आखिरी कार्यकाल है। उसके बाद 2030 में वह संन्यास ले लेंगे, राजनीति से दूर हो जाएंगे। अपने बेटे निशांत कुमार को वह लाना तो चाहते हैं, लेकिन ललन सिंह और संजय झा के संरक्षण में नहीं, बल्कि आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा के संरक्षण में एक ऐसी टीम निशांत कुमार के इर्द गिर्द बनाना चाहते हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी और स्लीपर सेलों का कोई प्रभाव न पड़ सके, एक विश्वसनीय। इसीलिए आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू के अंदर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि नीतीश कुमार अब कुछ ऐसा कर देंगे आखिरी क्षण में कि भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बात का एहसास भाजपा को है। अब सीएम बनाना तो दूर, बिहार में भाजपा रह भी पाएगी, अपने वर्चस्व को कायम रख भी पाएगी, इस बात की गारंटी नहीं दिया जा सकता। इसीलिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेताओं को मायूसी देखी जा सकती है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से लगातार टकराव हो रहा है गठबंधन का, वह टकराव टूट के कगार पर आ रहा है, एक तीसरे मोर्चे को जन्म देता हुआ भी नजर आ रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि किस हद तक वह जाता है। लेकिन एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह भाजपा के ही लोग भाजपा से अभी इस्तीफा दे रहे हैं, 10 लोगों ने इस्तीफा दिया। मैं आप दर्शकों को उन 10 लोगों का नाम जरूर बताना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है आप दर्शकों को जानना। मैं एक बार उन भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं के नाम बताता हूं, आप दर्शक इसे जरूर सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के इन 10 नेताओं के नाम आलोक सिंह, महावीर सिंह, मोहित मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, नीरज पांडे, अनूप सिंह, राज विक्रम सिंह, अभिषेक अवस्थी,
विवेक सिंह, कमल सिंह, यह 10 लोगों ने एक बार सामूहिक इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी से दे दिया। अब आप दर्शक सोचिए कि 10 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लखनऊ से इस्तीफा दिया है इस सरकार के खिलाफ। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी टकराव नितिन गडकरी जैसे लोग कर रहे हैं। कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को मैं बताया हूं। लेकिन अब एनडीए गठबंधन जो मात्र 3 स्टेट पर निर्भर है, बिहार, आंध्रा और महाराष्ट्र, इन्हीं 3 लोगों का एनडीए में योगदान है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इस देश के। नीतीश कुमार के 12 सांसद, चंद्रबाबू नायडू के 16, पवन कल्याण के 2, एकनाथ शिंदे के 7 सांसद और अजित पवार के 1। इन्हीं 3 स्टेट से नरेंद्र मोदी का वजूद है। यह 3 सहयोगी दल अगर अलग हट जाए तो नरेंद्र मोदी न घर के न घाट के कहीं के नहीं होंगे, गुजरात जाने लायक नहीं बचेंगे, बल्कि सेंट्रल जेल का रास्ता खुल जाएगा इनका। जो अभी तक सबको विपक्षियों को जेल में डाल रहे थे ना, खुद जेल के दरवाजे में हवा खाते हुए नजर आएंगे। सिर्फ इनके डिग्री की जांच अगर हो गई ना, तो नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव आयोग में रिपोर्ट में अपने डिग्री पेश की है कि विश्व के इकलौते छात्र थे पढ़े लिखे, तो वह सारे सेंट्रल जेल की हवा खाते रहेंगे पूरी जीवन। अब ऐसे में महाराष्ट्र में एनडीए से अलग होंगे शिंदे और पवार। बीएमसी ने क्या से क्या करवा दिया, फडणवीस सरकार संकट में। अब एकनाथ शिंदे को लेकर के, बीएमसी को लेकर के कई खबरें मैंने आप दर्शकों को बताई और बहुत विस्तार पूर्वक बताई थी। एकनाथ शिंदे 4 दफा दिल्ली आए, अमित शाह से मिले, उनके लोग भी आए कई बार। यह कहा गया फार्मूला कि आप मेयर का पद 2.5 साल दे दीजिए और सीएम का पद 2.5 साल दे दीजिए और 2.5 साल आप रहिए। बल्कि उस पर चर्चा करने के गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से यह बात कही कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए भाजपा में, फिर आपके बातों पर हम विचार करेंगे। अरे भैया, दूसरी पार्टी वाला आपकी पार्टी में क्यों करे विलय? आपको जरूरत है तो आप क्या ना कि मानिए, नहीं तो हवा खाइए। तो देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है महाराष्ट्र के, वह विदेश दौरे पे थे, तो आए हैं 25 तारीख को आए हैं, तो बैठक में कह रहे हैं कि हम तो शिवसेना का मेयर नहीं बनाएंगे। तो एकनाथ शिंदे ने कहा आप मेयर नहीं बनाएंगे तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे। कल्याण, डोंबिवली जैसे जगहों पर ठाकरे के साथ मिलकर के शिवसेना ने मेयर बना दिया। अब बचा बीएमसी। चूंकि बीएमसी का बजट 75,000 करोड़ रुपए का है, इस देश के 9 राज्यों के बराबर, जैसे हिमाचल, जैसे अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे जगहों के 9 राज्यों के बराबर बीएमसी का बजट है 75,000 करोड़ का। और वह कैसे छोड़ दे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि 89 सीटों पर है और 227 सीटों का बीएमसी है, 114 बहुमत का आंकड़ा है और बहुमत के लिए 29 चाहिए और 29 एकनाथ शिंदे के पास है। अब पार्टी भी पूरी की पूरी तो टूट नहीं सकती। तभी भी अगर आप कह रहे हैं कि हम शिवसेना का मेयर नहीं बनाएंगे और ना तो उसको कोई हिस्सेदारी देंगे, तो आपको कोई समर्थन दे क्यों? और एकनाथ शिंदे के लोग कह रहे हैं आपने अगर भाजपा के मेयर को सपोर्ट किया तो हम आपको छोड़ देंगे, हम उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। और इंडिया गठबंधन को मात्र 8 पार्षदों की जरूरत है मेयर बनाने के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को कह दिया कि हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे लेकिन आपको नहीं बनाएंगे। यह तो मतलब वही हठ वाली बात हो गई कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं किया और उद्धव ठाकरे सक्रिय हो गए। ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजित पवार में जुगलबंदी हो गई है। इस बात की चर्चा है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे घर वापसी की बात कर रहे हैं। अब घर वापसी अगर कर रहे हैं तो महाराष्ट्र बीएमसी के मेयर का तो छोड़ दीजिए, सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी, क्योंकि 100 विधायक गायब हो जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी से, तो 100 विधायक गायब हो गए तो सरकार तो वैसे ही गिर जाएगी महाराष्ट्र की। और 8 सांसद गायब हुए तो नरेंद्र मोदी तलवार की नोक पर आ जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिस सिचुएशन में और जिस तरह से अड़े हुए हैं और जिस तरह से जनता सड़क पर है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली है। बस हटकर्मी चल रही है, इंतजार कीजिए। रस्सी जल गई है, ऐंठन बना हुआ है, किसी ने फूंक दिया तो वह राख के ढेर की तरह उड़ जाएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीएमडी इंडिया News 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।